तो इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में उस तरीके से नहीं मिलने वाली है, तो डीपली समझने की कोशिश करेगा कि ये क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, ये शार्क की शॉर्ट फॉर्म बताई गई है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसे हिंदी में बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा इसको याद करना पड़ेगा। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल के अंदर है। इंग्लिश इसकी क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है। 8 मेंबर शुरुआत में थे, 9 अभी भी इसके ऑब्जर्वेशन में है कि इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हर बार चेंज होते रहते हैं, तो इस बार आप देखेंगे अहमद हुसैन है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 में करी गई थी। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इन 5 कंट्री की पॉपुलेशन देखें तो लगभग इतनी कवर हो रही है और 2017 में इनकी जीडीपी सारी कंट्री की मिला के चले तो 3rd नंबर पे इन सारी कंट्री की जीडीपी मिक्स होके आई थी। अब यहाँ पर 8 मेंबर कंट्री मेंबर इसके बने हुए हैं। हेडक्वार्टर इसका आपका पाकिस्तान नेपाल के अंदर है। और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम शार्क बोलते हैं, वो 85 में बांग्लादेश में क्या कहते हैं सबसे पहले इसका समिट हुआ था। पहला समिट बांग्लादेश में हुआ था। हर 2 साल में 1 साल में इसका समिट होता रहता है। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये 8 मेंबर कंट्रीज की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। शॉर्टकट तरीका क्या है, एमबीबीएस स्पेन लिखिएगा, आपको सारे नाम पता चल जाएंगे। ये एक तरीका है एमबीबीएस स्पेन शार्क नेशन की कंट्री को याद करने का। और अगर आपको आशियन नेशन कंट्री का नेम याद रखना है तो अ मैन वॉचिंग टीवी गॉट हाई बीपी एंड देन ही सेंड एमएमएस टू एलआईसी ऑफिस टू गेट हिज मनी। तो टीवी, वीपी, एमएमएस और आपका एलआईसी, ये शॉर्टकट तरीके हैं आपको जो आशियन कंट्री मेंबर है उसके नाम याद रखने के। वर्तमान समय में जब इसको बनाया गया था तो इसके सारे काम प्रमुख थे इन सभी कंट्रियों की आपस में मदद करने के लिए। नंबर 1 इसका मेन काम था कि रीजनल डेवलपमेंट करना, हर कंट्री में क्षेत्रीय विकास करने का काम इनका था। साथ में विकास को एक्सेलरेट करते रहना, यानी कि बढ़ाते रहना, प्रोग्रेसिव बनाए रखना। उसके साथ साथ म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग इन सभी कंट्रियों के बीच में बना रहे। आपसी सहयोग और परस्पर विश्वास इनका बना रहना चाहिए, इनका मेन मकसद था। इसको बनाने का मेन मकसद 1985 में डेवलपमेंट और दक्षिणी एशिया राज्यों के बीच में एक पहल देना कि भैया आपस में सब कुछ बढ़िया है। आपसी सद्भाव और समझ के साथ 8 देश आगे बढ़ेंगे और ये बहुत अच्छी बात रही। इसीलिए इन लोगों ने शार्क बनाने के साथ साथ साफ्टा भी बनाया। साफ्टा जैसे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है, हिंदी में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। आर्थिक सुरक्षा और व्यापार के लिए इसको बनाया गया था। और यहाँ पे शार्क हैज़ प्रोजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इट्स मेंबर स्टेट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन नॉन रीजनल पावर। शार्क ने गैर क्षेत्रीय शक्तियों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अपने सदस्य राज्यों के आर्थिक विकास पर अनुमान लगाया। इस अनुमान यहाँ पे ट्रांसलेशन सही नहीं हो रखे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो 8 मेंबर कंट्री है अगर आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो जो इनकी पड़ोसी मुल्क या दूर की कंट्री है उन पे इनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी जब ये लोग आपस में एक तरीके से व्यापार करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इन लोगों ने करा हुआ था। साफ्टा 2004 में बनाया गया था, याद रखिएगा, जबकि शार्क जो है, शार्क वो आपका क्या कहते हैं वो 1985 में बना दिया गया था। 1985 में शार्क बनाया गया था। शार्क इतना कामयाब नहीं हो रहा था, दैट इज वाई 2004 में यहाँ पे साफ्टा बनाया गया, जिसका मेन मकसद था आपस में कंट्रियों के बीच में एक फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए ताकि किसी प्रकार का कोई टैक्स ना लगे और साथ में म्यूचुअल ट्रेड और कोऑपरेशन बना रहे। ये बहुत अच्छी बात इन लोगों ने करी। अब 8 कंट्री है, 8 कंट्रियों की एक जैसी सोच नहीं है। घर में 5 मेंबर होते हैं, किसी भी काम के डिसीजन के लिए बात होती है, जब जाके कोई काम नहीं होता है आपस में तो भाई वैसे कैसे हो सकता है, वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कहानी बनती है कि भैया ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि आपसी सहयोग देखते हैं क्या क्या है और फिर जाके कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कंट्री की बात हो रही है, तो इतना बड़ा शार्क क्या कहते हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, बाद में साफ्टा भी बनाया गया, लेकिन इनमें कमियां हैं। कमियां क्या है वो देखते हैं, क्योंकि हर किसी कंट्री की प्रॉपर हर किसी से नहीं बनती है। तो शार्क की लिमिटेशंस अगर हम देखें तो पॉलिटिकल डिफरेंस सभी कंट्रियों का अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए हमारा पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा
कश्मीर प्रॉब्लम को लेके हमेशा बना रहता है और आज भी है। दूसरी नेबरिंग कंट्री जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में जो छोटी कंट्री है, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से हर चीज़ में अपने आप का प्रभाव दिखाता है, क्योंकि जनसंख्या और एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा है। शार्क के मेंबर को लगता है कि फ्रॉम अमंग द डेवलपिंग कंट्री लीस्ट डेवलपिंग कंट्री विच क्रिएट इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड, जो छोटी कंट्री है जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया के कंपैरिजन में शार्क में कम फंड दे पाती है और इसकी वजह से यहाँ पे जो ज़्यादा फंड दे रही है कंट्री उनकी ज़्यादा चलती है। ये एक सोच है। अब इसमें इंडिया का रोल क्या है दोस्तों? इंडिया हमेशा सोचता है जो उनके पड़ोसी मुल्क हैं, जो उनसे पावर में ज़्यादा है, उनसे उसे हमेशा खतरा बना रहता है। भारत के पड़ोसी सरकार अक्सर सोचते हैं कि भारत सरकार क्षेत्र के छोटे देशों के घरेलू मामलों में हावी होने और हस्तक्षेप होने की कोशिश करता है। ये छोटी कंट्री को लगता है, लेकिन हमें ये लगता है कि हम आपस में रिलेशंस अच्छा बनाए रखें ताकि व्यापार में और कोई दूसरा हम पे अटैक ना कर सके, हम उससे बचे रहे। जबकि इंडिया जो है वो अपने आप को एक्सप्लोइटेड फील करता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया जो है वो नेपाल को एक अच्छा रिलेटिव कंट्री मानता है, लेकिन नेपाल जो है वो चाइना से रिलेशन बना लेता है। तो ये चीज़ अपने आप को हमें प्रोटेक्टेड फील नहीं कराती, क्योंकि इंडिया का दुश्मन चाइना है। तो इस सिचुएशन में हमें हमेशा अपनों से धोखा मिलता है। ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। द इम्प्रेशन इज नॉट करेक्ट बट बिकॉज इंडिया मार्क्स इफेक्ट टू मैनेज इट्स नेबरिंग बियॉन्ड इट्स साइज एंड द पावर। यह धारणा सही नहीं है कि भारत अपने पड़ोसियों को अपने आकार और शक्तियों के प्रभाव से प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी जनसंख्या ज़्यादा है या उसका एरिया ज़्यादा है तो छोटी कंट्री के ऊपर डोमिनेंस करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी सोच ही नहीं है। हमारी सोच तो वैसे भी अतिथि देवो भव की है। फ्रेंडशिप में विश्वास रखते हैं। किसी पे कोई दुश्मन भी होता है तो उसको मरते हुए हम कभी निहत्थे नहीं मारते। हमने फिल्मों में दिखाया, हम किसी को प्यासा नहीं मारते हैं। दुश्मन अगर हम हर दहलीज पे आएगा तो भी हम उसे खाना खिलाते हैं। तो इससे हमारा कल्चर दिखाई देता है। लेकिन इंडिया जो है हमेशा अपने आप को एक्सप्लोइटेड फील करता है। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें या एरिया के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब के सेंटर में इंडिया आता है। और इंडिया जब इनके सेंटर में आता है तो ऑफकोर्स उसको जोग्राफिकल के लिए थोड़ा बहुत देखते हैं कि वो मिसयूज़ हो सकता है। जैसे बांग्लादेश का भी मिसयूज़ कर लेता है, पाकिस्तान मिसयूज़ कर लेता, तो ये बड़ी दिक्कत रहती है। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड हु शेयर द बाउंड्री विद अदर कंट्रीज जोग्राफिकली विच शुड बी एक्सेप्टेड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए इंडिया कोशिश करता है कि हमें पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा अच्छे रिलेशंस बनाए रखने चाहिए। India avoid political instability in its neighboring states so that outsiders should not take advantages of influencing the region. इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि उसके पड़ोसी मुल्क है उसमें राजनीतिक अस्थिरता ना बनी रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना बनी रहे, नहीं तो दूसरे मुल्क वाले जो हैं, दूसरी कंट्री वाले जो हैं, उनकी कंट्री के अंदर आते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं और भारत को टारगेट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिट्टे कम्युनिटी के साथ श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका भारत का पड़ोसी मुल्क है। तमिल और सिंगली लोगों की आपस में लड़ाई चल रही थी। ये टॉपिक आपने श्रीलंका वाले टॉपिक में देख भी लिया था। ऐसे में जो श्रीलंकन तमिल थे या इंडियन तमिल है, उनके पास बम कहाँ से पहुँचे होंगे? अपने आप तो नहीं बनाए होंगे उन लोगों ने, कुछ अपने आप भी बनाए होंगे, लेकिन तस्करी तो बाहर से हुई होगी ना। इससे क्या हुआ? इससे भारत की राजनीति में बड़ा असर पड़ा, क्योंकि वो उनसे व्यापार करता है तो व्यापार में बहुत असर पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। दैट इज़ वाई हम ये कह सकते हैं कि भारत कोशिश करता है कि अपनी नेबरिंग कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर राजनीतिक अस्थिरता है तो उसे वो कम करने की कोशिश करता है, ना ही अपने आप को रीजनल लेवल पे एक मास पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है हर किसी कंट्री के साथ। तो दोस्तों ये था ई पाठशाला की तरफ से एक वीडियो लेक्चर सीरीज 4 के बारे में शॉर्ट डिटेल। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।